So the question is, draw the structure of NiDMG whole twice. ठीक है, NiDMG whole twice क्यों बना रहे हैं हम, पहले तो ये समझ लेते हैं। हमारा ये कॉम्प्लेक्स जो NiDMG whole twice वाला कॉम्प्लेक्स है आपके पास, दिस इज यूज टू चेक फॉर निकल का प्रेजेंस। अगर निकल है तो हमारा ये कॉम्प्लेक्स बनता है अगर आप डीएमजी उसमें डालोगे, एंड जैसे ही कॉम्प्लेक्स बनेगा तो आपको रोजी रेड पीपीटी दिखाई देगा। और जैसे ही ये रोजी रेड पीपीटी आएगा आप क्या बोलोगे, हाँ जी भाई निकल का प्रेजेंस कंफर्म हो गया है कि इस चीज में निकल प्रेजेंट होगा। ठीक है, चलो जी, देखना आपके पास क्या है यहाँ पे। तो आपके पास बीच में मैंने मेटल बना लिया निकल। ठीक, डीएमजी का स्ट्रक्चर मैंने आपको याद करने बोला था, अगर आपने नहीं भी याद किया तो आज आप याद कर लेना, मैं आपको बना के दिखा। चलो जी, देखिए अब देखना कितना सिमेट्रिक सा है, जितने भी नाइट्रोजन है इसमें वो डोनर एटम की तरह काम कर रहे हैं और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपको याद होगा, मैंने शायद लास्ट क्लास में भी एक्सप्लेन किया था। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक डोनर होता है एंड सामने वाला एक्सेप्टर होता है। एक्सेप्टर कुछ भी नहीं दे रहा होता है, डोनर दो इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है और ये इन दोनों के बीच में शेयर होते हैं। जब शेयरिंग होती है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी काउंट होंगे एंड इसके साथ भी काउंट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब इसने डोनेट किया तो ऐसा नहीं है कि नाइट्रोजन के पास खत्म हो गए, नाइट्रोजन के पास भी इलेक्ट्रॉन है और निकल के पास भी इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये आपका कॉम्प्लेक्स बना। बट इसमें क्वेश्चन ये वाला आता है अच्छा सा, अगर आप यहाँ पर देखो तो ये तुम्हारे पास जो है ये जो दोनों आप देख रहे हो, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड, एच बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। इधर भी क्या होगा आपके पास, ये रहा एक और हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पर रिंग्स बनती हैं। हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फिनोमेना है रिंग फॉर्मेशन का। हमेशा याद रखना आप लोग, रिंग फॉर्मेशन से स्टेबिलिटी बढ़ती है, जितना ज्यादा रिंग फॉर्मेशन होगा उतना ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, देखना, एक दो तीन चार पांच, दिस इज अ 5 मेंबर्ड रिंग। एक दो तीन चार पांच। एक और देखना है यहाँ पर, एक दो तीन चार पांच छ, यहाँ पर दो रिंग बन रही है दो टाइप की, एक 5 मेंबर्ड रिंग है, एक दो तीन चार पांच, ये एक 5 मेंबर्ड रिंग हो गई। और एक यहाँ पर है, एक दो तीन चार पांच छ, 6 मेंबर्ड रिंग हो गई। सेम ऐसा ऊपर है, तो क्वेश्चन में पूछा जाता है एनआईडीएमजी के पास कितनी 6 मेंबर्ड रिंग्स है, तो आप बोलोगे 2 6 मेंबर्ड रिंग, 2 6 मेंबर्ड रिंग। और इन 6 मेंबर्ड रिंग का रीजन क्या है फॉर्मेशन का, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चेक करना आप लोग, आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखना, ये जो है यहाँ पर ये जो क्लोज हो रहा है, ये क्लोज हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से हो रहा है, दिखा आपको। तो हाइड्रोजन बॉन्ड इसका मेजर कारण है कि यहाँ पर 6 मेंबर्ड रिंग बन रही है। एंड व्हाट अबाउट यहाँ पे जो बाकी दो 5 मेंबर्ड रिंग है, 2 5 मेंबर्ड रिंग, 2 5 मेंबर्ड रिंग। और इसका रीजन होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ओवरऑल मिला के दे रहा 4 रिंग, चार में से दो कैसी है, 5 मेंबर्ड है और दो 6 मेंबर्ड है। एक बार आप लोग चेक कर लो, क्या आपको एनआईडीएमजी का स्ट्रक्चर समझ में आया क्या। इसका कलर क्या होगा, रोजी रेड प्रेसिपिटेट, रोजी रेड प्रेसिपिटेट। याद रह जाता है लोगों को नाम, ये पता नहीं क्यों। ठीक है, रोजी रेड प्रेसिपिटेट, किसी को भी डाउट है इसमें, बहुत ही ब्राइट रेड सा होगा, आपको दिखेगा जैसी है ना, बहुत प्यारा सा कलर आता है रेड में। देख लो जी, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एनआईडीएमजी होल ट्वाइस। क्या एनआईडीएमजी होल ट्वाइस में आपको जरा सा भी डाउट है? नो सर। नो सर। पक्का? क्या आपको समझ में आ गया? ये दो क्वेश्चन है इसके, ये दो क्वेश्चन है एंड ये कलर है। और चौथी बात ये हो गई कि आपका एनआईडीएमजी होल ट्वाइस क्या डाल के निकल का टेस्टिंग करते हैं, डीएमजी डालते हैं। ठीक, चलो जी, नेक्स्ट। इसी में अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज ड्रॉ
द स्ट्रक्चर ऑफ लेड एसिटेट, या लेड एसिटेट कह रहा हूं, लेड ईडीटीए। ठीक है, लेड ईडीटीए की बात करते हैं। आ जाओ जी। ईडीटीए का पहले स्ट्रक्चर देखो सारे लोग। ईडीटीए, क्या मैंने ईडीटीए का स्ट्रक्चर इससे पहले बनाया? अगर नहीं बनाया तो आप लोग अभी देख लो। इसको बोलते हैं इथाइलिन डायमीन, ये तो रटा होना चाहिए। इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटेट। टेट्रा एसिटेट, एसिटेट इज आपका एसिटिक एसिड वाला पार्ट। इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटेट, दिखा क्या? ठीक है, इथाइलिन यस सर। डायमीन टेट्राएसिटेट। यहाँ पर देखो, याद नहीं, बहुत आसान से है। EDTA, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटेट। एसिटेट इज CH3, C डबल बॉन्ड O पे माइनस, और क्योंकि जुड़ा हुआ है तो ये CH2 वाला पार्ट हो जाएगा। इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटेट, इस पे चार्ज कितना होता है? -4। ये कैसा लाइगेंड होता है? हेक्साडेंटेट होता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 डोनर साइट्स हैं इसकी। आप ऐसा समझ लो, जब भी ये तुम्हारे पास जाके जुड़ेगा तो ये एक साथ 6 लोन पेयर को डोनेट करता है। ये इसका स्ट्रक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। और मैं आपसे लेड एसिटेट का, ये लेड ईडीटीए का ही स्ट्रक्चर क्यों बनवा रहा हूँ, सुनना। कई बार क्या होता है, बच्चे हार्मफुल अपने अपने आप को ना सुसाइड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बच्चे हैं कि नहीं। तो बच्चे सुसाइड करने की जब कोशिश करते हैं, कोई लेड वेड खा ले या कुछ भी हो जाए, लेड पॉइजनिंग हो जाए, बेसिकली लेट्स से लेड पॉइजनिंग हो गई किसी को। तो लेड पॉइजनिंग जैसी होती है तो डॉक्टर्स के पास क्या होता है, जैसे आपके पास लेड है एंड आपके पास कैल्शियम ईडीटीए का मिक्सचर होगा। ये जो कैल्शियम ईडीटीए का मिक्सचर आप जैसे ही डालते हो, तो तुरंत क्या करता है, ये जो ईडीटीए है, ये लेड के साथ जाके एक और स्ट्रॉन्गर कॉम्प्लेक्स बनाता है एंड कैल्शियम को रिलीज कर देता है। जैसे ये होता है तो तुम्हारे पास फायदा क्या होगा, कि जिसको भी लेड पॉइजनिंग है वो तुरंत 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 लेड को खींच के उसका कॉम्प्लेक्स बना लिया, और ये कॉम्प्लेक्स वाटर सॉल्युबल होता है और यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाता है। लोग मरने से बच जाते हैं, प्लस कैल्शियम मुफ्त में मिल जाता है कि नहीं है? हड्डियां मजबूत हो जाती। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो आपका ये वाला जो इक्वेशन है, ये जो आप देख रहे हो, तो हम ईडीटीओ को यूज करते हैं फॉर रिमूविंग लेड फ्रॉम बॉडी, या लेड पॉइजनिंग के दौरान हम इसे यूज करते हैं। एक बार लेड का जो स्ट्रक्चर है ये ईडीटीए वाला, वो एक बार देखते हैं। ठीक है, ये रहा आपके पास मेटल। ये कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पर आपके पास N, यहाँ पर N, मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। CH2 ये CH2, C डबल बॉन्ड O पे नेगेटिव। ठीक, एक और आपके पास CH2, C डबल बॉन्ड O पे नेगेटिव। नेक्स्ट आपके पास है CH2, C डबल बॉन्ड O पे नेगेटिव, एंड CH2, C डबल बॉन्ड O पे नेगेटिव। देखा आपको कैसा सा हो रहा है? क्या स्ट्रक्चर समझ में आया कैसे बनाया मैंने? आप देख सकते हो यहाँ पर यस ये सर। इथाइलीन डायमीन टेट्राएसिटेट। अब यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने आपको पूरा बना के दिखाया। यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है, यहाँ पर आता है कितने मेंबर रिंग बन रही है। ठीक है, यहाँ पर कितने मेंबर रिंग है? 1, 2, 3, 4, 5। एक तो रिंग ये हो गई। दूसरी रिंग देखना आप लोग, 1, 2, 3, 4, 5। एक और तुम्हारे पास रिंग हो गई। ऐसी बताए कितनी रिंग बन रही, देखना आप लोग, 1, 2, 3, 4, और ये तुम्हारे पास क्या हो गई? 5। तो ऐसे आपके पास 5 रिंग हो गई। यहां पर बहुत ही फेमस 5 5 मेंबर्ड रिंग बनती है। 5 5 मेंबर्ड रिंग्स। क्या ये बात समझ में आ रही है? 5 5 मेंबर्ड रिंग। आप लोग चाहो तो बना सकते हो, डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका ईडीटीए, आपका लेड पॉइजनिंग, इवन हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने में भी काम आता है। ठीक है, एक बार आप लोग चेक कर लो, कोई डाउट तो हम डिस्कस कर सकते हैं।
हाँ जी, कोई दिक्कत? सर नो रिंग सर। से एक बार फिर से बताओ। कौन सा वाला बोलो? सर ये भी जो मिला है ईडीडी का। ईडीटी वाला, ओके। पहले ईडीटी का स्ट्रक्चर समझ में आया? यस सर। ईडीटी की डोनेशन साइट समझ में आई? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह डोनेशन साइट समझ में आई, यस सर। है ना? तो सिक्स तरफ से डोनेशन हो रहा है। अब इसके बाद ये आपके पास मेटल है, ठीक है? तो आपको मैं ऐसे एक और बार क्विक बना के दिखाता हूँ। ये आपके पास मेटल है। मेटल में इस तरीके से सिक्स वैलेंसीज है। यहां से दोनों नाइट्रोजन डोनेट कर रहे हैं। नाइट्रोजन से जो O माइनस जुड़ा था, एक ये, एक O माइनस यहां से, एक O माइनस यहां से, और एक O माइनस यहां से। दिखा आपको? अभी क्लियर हुआ? यस। एक बार आप देख लो आराम से, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा अगर आपको डाउट होगा तो। देखिए, देखना है नाइट्रोजन टेट्रा एसीटेट में जो इस नाइट्रोजन से दो एसीटेट निकले थे, एक ये रहा, एक ये रहा। देखिए, ये वाला जाके इधर से जुड़ रहा है, ये वाला जाके इधर से जुड़ रहा है, ठीक है? ये नाइट्रोजन, ये इधर से नाइट्रोजन वापस से बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे आपको मछली जैसा दिख रहा होगा कुछ, ये देखना, फिन्स के साथ। दिखा? यस सर। मुझे कुछ इस तरीके से याद है। ठीक है, आपने अगर बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, आप बस ये वाली बात जरूर ध्यान रखना कि जो ईडीटीए होता है उसमें फाइव फाइव मेंबर्ड रिंग्स होती हैं। और इसीलिए जितने भी तुम्हारे पास अभी तक आप देख रहे होगे, जितने भी बाइडेंटेट है ना, जितने भी बाइडेंटेट एंड ट्राइडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट और पॉलीडेंटेट, इन सारे पॉलीडेंटेट से क्या बन रहा है? इनसे रिंग्स बन रही हैं। तो ड्यू टू रिंग फॉर्मेशन, जितने भी है ड्यू टू रिंग फॉर्मेशन, हम इनको एक और चीज बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं चिलेटिंग लाइगेंड्स। चिलेटिंग लाइगेंड्स का मतलब है जो रिंग फॉर्मेशन करते हैं, जो भी रिंग फॉर्मेशन करते हैं उनको चिलेटिंग लाइगेंड्स बोलते हैं। एंड एक और चीज, इस इफेक्ट को बोलते हैं चिलेशन। रिंग फॉर्मेशन को बोलते हैं चिलेशन, इफेक्ट इज चिलेशन। एंड जो लाइगेंड्स ये काम करते हैं उनको चिलेटिंग लाइगेंड बोलते हैं, ठीक है? बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा, बिकॉज हम ये जानते हैं, बायोलॉजी से जानते हैं हम ये चीज कि फाइव मेंबर्ड एंड सिक्स मेंबर्ड रिंग्स आर वेरी स्टेबल। ठीक है, इसको एक और इफेक्ट भी बोला जाता है, दिस इज नोन एज मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट। एंड माइक्रोसाइक्लिक इफेक्ट सेज कि जितना ज्यादा रिंग होगा, ठीक है, मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट सेज जितना ज्यादा रिंग होगा, मोर द नंबर ऑफ रिंग्स मोर इज गोइंग टू बी द स्टेबिलिटी। क्या ये वाली बात समझ में आ गई आपको कि जितना ज्यादा रिंग फॉर्मेशन होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगा? इसीलिए ईडीटीए के कॉम्प्लेक्सेस काफी ज्यादा स्टेबल होते हैं। एक ईडीटीए जाके पांच रिंग बना लेता है एक ही साथ। क्या ये बात समझ में आई बच्चे? यस सर। यस सर। चलो जी, अभी कोई डाउट है? ठीक है, तुम्हारा मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट है। आ जाओ जी, हम नेक्स्ट वाले पार्ट में बात करते हैं। यही हमारा ईडीटीए का हम बात कर रहे थे। यहाँ पर मैंने एनटीए करके भी एक यूज किया है, अगर आप चाहो तो याद रख सकते हो। ठीक है, बट नॉट नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आ जाओ जी, देखें। नेक्स्ट देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको अभी पढ़ाने जा रहा हूँ, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो जी, देखें क्या हमारे पास जो अगला पार्ट है, दैट इज, अभी आपने देखा था लाइगेंड को, हमने क्या क्या देख लिया? आपने लाइगेंड को देखा था बाय द चार्ज। तेरा लाइगेंड पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल, बाय चार्ज हमने उसको डिफरेंशिएट कर दिया था, बहुत इजी था। नेक्स्ट हमने देखा बाय डेंटिसिटी, बाय डोनेशन के साइड्स। हो सकता है एक तरफ से डोनेट करे, हो सकता है दो तरफ से डोनेट करे, हो सकता है एक साथ तीन तरफ से डोनेट करे, चार, छह। तो ये पॉलीडेंटेट, इवन फ्लेक्सीडेंटेट की बात की थी। फ्लेक्सीडेंटेट कौन से थे? जो फ्लेक्सिबल थे, जो कभी मोनोडेंटेट की तरह बिहेव कर सकते थे या फिर कभी बाइडेंटेट की तरह, डिपेंडिंग अपॉन की क्या नीड है। तो हमने बहुत सारे टाइप के लाइगेंड्स के बारे में बात की। अभी जो तीसरा बाइफरकेशन था, जो तीसरा क्लासिफिकेशन था, अब हम उस तीसरे क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ डोनेटिंग एंड एक्सेप्टिंग टेंडेंसी। डोनेटिंग एंड एक्सेप्टिंग, हमने उसको दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक था क्लासिकल और एक था नॉन क्लासिकल। क्लासिकल एंड नॉन क्लासिकल। तो क्लासिकल का फंडा क्या है? क्लासिकल वही जो पुराना चल रहा है। क्लासिकल में आपके पास छोटा सा, मैं आपको इधर साइड में बता दूं, आपके पास क्या हुआ, ये है मेटल, ये है लाइगेंड,
ये आया, इसने इसको डोनेट कर दिया, दिस इज क्लासिकल फॉर्म, बहुत सिंपल। आया, डोनेट कर दिया, बात खत्म, बात इतनी सी है। क्या क्लासिकल में कोई दिक्कत है किसी को कि आया कोई लाइगेंड, उसने डोनेट कर दिया, उसने एक्सेप्ट कर लिया, बात खत्म हो गई? ये क्लासिकल होता है। नॉन क्लासिकल में ऑन दी अदर हैंड यहां पर चीजें थोड़ी बदल जाती हैं। ठीक है, नॉन क्लासिकल लाइगेंड्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। नॉन क्लासिकल में वी हैव टू पार्ट्स। यहां पर पहले तो है कि सर नॉन क्लासिकल में हो क्या रहा है। क्लासिकल में क्या हो रहा था, सिर्फ लाइगेंड दे रहा था, मेटल एक्सेप्ट कर रहा था। इस बार क्या है कि ये डोनर्स है एंड एक्सेप्टर्स बोथ। क्या मतलब है इस बात का? डोनर एंड एक्सेप्टर बिहेवियर दोनों एक साथ निकल के आता है, इसलिए हम इनको नॉन क्लासिकल बोलते हैं। अभी भी हमें इतना क्लियर नहीं हुआ, सुनना क्या चीज मैं कह रहा हूं। ये मेरा हाथ जो है, दिस इज मेटल, ये मैंने पेंसिल पकड़ा हुआ, ये मेटल है। ठीक है, मेटल ऐसे है, लाइगेंड आया, लाइगेंड इसको डोनेट कर रहा है। जब लाइगेंड इसको डोनेट कर रहा है तो कई बार क्या होता है, मेटल वापस से इसको डोनेट करता है, वापस से इसको डोनेट करता है। जिन्होंने भी केमिकल बॉन्डिंग मेरे से पढ़ी है उनको याद होगा कि हम केमिकल बॉन्डिंग में एक डिस्कशन करते थे जिसको बोलते थे बैक बॉन्डिंग। एक कॉन्सेप्ट था बैक बॉन्डिंग का, उसमें जो दो चीजें ऑलरेडी बॉन्डेड होते थे, उसमें से एक चीज वापस इसके साथ बॉन्ड करने लग जाता था, उसको बोलते थे बैक बॉन्डिंग। क्या ये बात याद आ रही है? कुछ कुछ सुना हो यस। आपने? अगर नहीं सुना कोई बात यस। नहीं, हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास इस बार नॉन क्लासिकल में क्या होता है, डोनर एंड एक्सेप्टर दोनों का फंडा आएगा। लेट्स सी की क्या चीज है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। आ जाओ जी, तो हमारे पास फर्स्ट क्या वैरायटी है जो हमारे कोर्स में है, दिस इज सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर। सिग्मा डोनर, ऐसे मेटल ले लेते हैं और ये लाइगेंड है, सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर। ठीक है, और यहाँ पर क्या होते हैं, मेटल दूसरा वाला जो हमारे कोर्स में कम है। ठीक है, यहाँ पर पाई डोनर एंड पाई एक्सेप्टर दोनों चीजें, पाई वाला चलता है। इसको अभी देखते हैं, 2 सेकंड में देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल टेंशन नहीं लेने की आए। आ जाओ नेक्स्ट देखना। सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर के बारे में बात करते हैं, सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। आपके पास ये रहा मेटल, और ये मेटल के ऑर्बिटल्स हैं। मेटल के ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं? भाई, डी ब्लॉक एलिमेंट की खास बात क्या थी? जो डीएनएफ हमने बहुत दिनों तक पढ़ा, वो डीएनएफ की सबसे खास बात ये थी कि डी के जो मेटल होते हैं उनके पास इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, उनके पास वेकेंट ऑर्बिटल भी होते हैं। ठीक है, उनके पास इलेक्ट्रॉन भी होंगे और उनके पास वेकेंट ऑर्बिटल भी होंगे। लेट्स से जो मैंने आपके सामने मार्क किया है इसको हटा दे रहा हूं। जो मैंने आपके सामने ऐसे मार्क किया है ये खाली ऑर्बिटल। ठीक है, इसको हम भरा हुआ ले लेते हैं, इसको ब्लू से मैं ऐसे भरते हैं, ये भरा हुआ है, ये भरा हुआ है, ये भरा हुआ है, एंड ये भरा हुआ है। ठीक है, क्या ये वाली बात समझ में? ये जो मेटल के ऑर्बिटल से ये भरे हुए हैं, और जो खाली वाला बना है बेसिकली वो खाली है। आप क्या ले आए, आप कार्बोनिल ले आए, आप कार्बन लेके आए, एंड कार्बन ऑक्सीजन के साथ ऑलरेडी बॉन्डेड है। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज 2s2 2p2, इस तरीके का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, 2s2 एंड 2p2। ऑक्सीजन ने इसके साथ दो बॉन्ड बना लिए। जब ऑक्सीजन ने इसके साथ दो बॉन्ड बना लिया, अभी भी इसके पास दो इलेक्ट्रॉन बचे हैं। देखा आपको? अभी भी दो इलेक्ट्रॉन बचे, तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड में ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, कार्बन क्या करता है, इनको शेयर करेगा। देखना आप लोग, क्या यहां तक समझ में आ रहा है? क्या मैं फास्ट तो नहीं जा रहा? नो सर। ठीक है, यहां पर जो तुम्हारे पास है, जो कार्बन है, कार्बन के पास जो दो इलेक्ट्रॉन्स थे वो इनके साथ शेयर करेगा। पहले ये बताओ क्या ये समझ में आया? ये जो शेयरिंग है, इस शेयरिंग से जो बॉन्ड बना है वो कैसा बॉन्ड बना है? सिग्मा बॉन्ड। लेट्स अंडरस्टैंड टिल है। क्या आपको सिग्मा बॉन्ड वाली बात सबको समझ में है? कोई भी ऐसा जिसको सिग्मा बॉन्ड में डाउट हो कि ये सिग्मा बॉन्ड कैसे बन रहा है? कोई भी ऐसा जिसको इस सिग्मा बॉन्ड में डाउट हो? ठीक है, सबको क्लियर हो गया कि ये सिग्मा बॉन्ड कैसे बन रहा है? ठीक है, फिर से सुनते हैं हम लोग। हम क्या कर रहे थे कि यहाँ पर मेटल का खाली था, कार्बन के पास दो इलेक्ट्रॉन बचे थे, लोन पेयर, वो लोन पेयर ये इसके साथ शेयर कर रहा है कोऑर्डिनेट के थ्रू, एंड कोऑर्डिनेट के थ्रू बनाया सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। सिग्मा बॉन्ड कैसे? क्योंकि हेड ऑन ओवरलैप हो रहा है।
ये ऑर्बिटल हेड ऑन ओवरलैप हो रहा है, इसलिए सिग्मा बॉन्ड बोल रहा हूँ। अब देखना आपके पास क्या होगा, जो कार्बन है, कार्बन की जो सबसे खास बात है, और यहाँ पर क्यों पूरी केमिस्ट्री एक साथ लगती है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। आप देखना क्या चीज है। क्या आप लोगों ने एमओटी डायग्राम के बारे में कुछ सुना है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में? ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हमारे पास दो ऑर्बिटल मिलते थे और नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते थे बीच में, नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते थे, और वो कुछ इस तरीके से होते थे। अब देखोगे ऐसे करके, ऐसे करके, याद है आपको? यस कुछ सर। इस तरीके से बीच में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते थे। तो कार्बन के पास क्या है, कार्बन के पास एक दो, ऑक्सीजन के पास एक दो तीन चार पाँच छः। तो और कार्बन का होता था 2s2 2p2, ऑक्सीजन का होता था 2s2 2p4। तो मैंने पी का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाने की कोशिश की आपके सामने। अगर आप पी का बनाओगे, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। चार नहीं, 6। 4 इधर, 2 उधर। तो 1 2 3 4 5 6। कार्बन मोनोऑक्साइड के पास भैया कोई जगह नहीं है एक्सेप्ट करने की। क्या आपको दिख रहा है? हम अगर ऐसे देखेंगे, बाय लॉजिक देखोगे सर, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, कार्बन के पास इतने बॉन्ड हो सकते हैं, तो कार्बन डज नॉट हैव अ वेकेंट प्लेस। अगर इसको किसी से भी एक्सेप्ट करना है, अगर आपको अपने घर पे गेस्ट को बुलाना है, तो आपके पास वेकेंट जगह होनी चाहिए। यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, बट ये वाला एक्सेप्ट करता है। हम यहां से सीखने जा रहे हैं कि आपको दिखा क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड में आपके पास वेकेंट एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है। एक बार देखो, क्या सबको दिखा? कार्बन मोनोऑक्साइड में आपके पास वेकेंट एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है, वेकेंट एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग हमारे पास खाली है, एंटी बॉन्डिंग हमारे पास खाली है। मैं आपके सामने जो ये ऑर्बिटल्स बनाने जा रहा हूं, ये एंटी बॉन्डिंग वाले ऑर्बिटल्स हैं। पहले एंटी बॉन्डिंग वाली बात में किसी को भी डाउट है बेटा, यही मौका है आपका ऑब्जेक्शन रेज करने का, वरना ऑब्जेक्शन ओवर रूल कर दिया जाएगा। नहीं, चलो ऐसा तो नहीं होगा, बट स्टिल। हाँ भाई, क्या ये वाली बात समझ में आई? ये जो मैं आपके सामने रेड वाले बना रहा हूँ, क्या ये आपको दिखे? दिस इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये किसका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है? दिस इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ सीओ। यस सर। क्या कोई भी है जिसको इसमें डाउट है? क्या एंटी बॉन्डिंग वाली बात तक सबको समझ में आ रहा है? यस और नो, एक यस बार सर। सारे लोग मिलके बता दो। ओके, यस दैट सर। इज वेरी नाइस। बाकी सारे लोग भाई? यस सर। यस ओके सर। ओके, चलो जी, ग्रेट। ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ अभी तक? आपने ये देखा है कि बहुत सिंपल सा फंडा चल रहा था कि कार्बन ने इसको डोनेट कर दिया, डोनेट कर दिया, सिग्मा बॉन्ड बना लिया। ठीक है, अब कार्बन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहता था, बट कार्बन के पास जगह नहीं थी। फिर हमें पता चला कि कार्बन के पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो कार्बन अपने एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में मेटल से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, और ये कौन सा बॉन्ड बनेगा? ये पाई बॉन्ड बनेगा। क्यों पाई बॉन्ड बनेगा? बेटा, आप एक सिग्मा बॉन्ड, एक हेड ऑन ओवरलैप आप ऑलरेडी करा चुके हो। आपने एक बॉन्ड बना लिया है, अब आप दूसरे बॉन्ड की तैयारी कर रहे हो। और ये कुछ इस तरीके से हो रहा है, ये कुछ साइडवेज हो रहा है। और अगर साइडवेज हो रहा है, तो हम उसको पाई बॉन्ड ही बोलते हैं। ठीक है, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स जैसे जैसे मेटल कार्बन को दे रहा है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आना शुरू होता है। देखना जी, इसको बहुत सिंपली लोग सिखाते हैं। ठीक है, हम पूरा समझ ही चुके हैं, हम इससे स्टेबिलिटी भी समझना चाहते हैं, इसीलिए मैं आपको इतना डिटेल में बता रहा हूँ। आपने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, आपने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, तो वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ सीओ में गया। इलेक्ट्रॉन कहीं यहां जा रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन कहीं यहां पर जा रहे हैं, अगर इलेक्ट्रॉन कहीं यहां पर जा रहे हैं, तो होगा क्या? कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कम होने लगेगा। क्यों? आप लोग को याद है? आप लोगों को याद है कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं? बॉन्ड ऑर्डर होता है हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपके एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, तो आपका बॉन्ड ऑर्डर कम नहीं होगा? यस आया सर। ना?
यस सर। ठीक है, आप ऐसा समझ सकते हो कि जैसे जैसे मेटल इसको इलेक्ट्रॉन देगा, वैसे वैसे कार्बन ऑक्सीजन के बीच में रिपल्शन बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स में अगर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो रिपल्शन ज्यादा होता है। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो रिपल्शन ज्यादा होता है। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो रिपल्शन ज्यादा होगा। और अगर रिपल्शन ज्यादा होगा तो हमारे पास क्या चीज होगी? रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से ये दूर भागेंगे, इनका बॉन्ड ऑर्डर कम होगा। इनका बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, इनका बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। क्या ये दो बातें समझ में आ रही हैं? आपका मेटल यहां पर ज्यादा डोनेट करेगा, यहां पर इफेक्ट नजर आएगा। मेटल ने डोनेट इधर ज्यादा किया, इफेक्ट यहाँ पे नजर आया। और एक और चीज सोचना, अगर मेटल इसको ज्यादा डोनेट करेगा तो इनका बॉन्ड पास आएगा, इनका बॉन्ड पास आएगा, मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ कम होगा, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। मेटल कार्बन कम हुआ, कार्बन ऑक्सीजन बढ़ा। क्यों? क्योंकि ये इसके साथ एक्स्ट्रा बॉन्ड कर रहा है। अगर एक्स्ट्रा बॉन्ड करेगा तो जाहिर सी बात है पास आएगा। और अगर एक्स्ट्रा बॉन्ड करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो इनके एंटी बॉन्डिंग में जाएगा, एंटी बॉन्डिंग में जाएगा तो रिपल्शन होगा। रिपल्शन होगा तो रिपल्शन किसके बीच में होगा? सीओ के बीच में, क्योंकि डायग्राम किसका है? सी और ओ का है। क्या ये वाली बात समझ में आई? लेट मी एक्सप्रेस दिस इन अ फॉर्म ऑफ की पॉइंट। ठीक है, लेट मी एक्सप्रेस दिस इन अ फॉर्म ऑफ की पॉइंट। तो आपका पास की पॉइंट क्या है? मेटल, कार्बन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, इफ metal is donating more, ठीक है, तो आपके पास जो मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड ऑर्डर, ये बढ़ेगा, ये बॉन्ड लेंथ कम होगी। क्या ये बात समझ में आई? एंड हाउ विल यू चेक कि सर मेटल कब डोनेट ज्यादा करेगा, कब कम करेगा? एक एग्जांपल देखना आप। आपके पास है VCO होल 5 एंड आपके पास है VCO होल 5 नेगेटिव। समझना सारे लोग, अगर आपके पास VCO होल 5 एंड VCO होल 5 नेगेटिव है तो कार्बन मोनोऑक्साइड पे चार्ज कितना होता है? जीरो। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड पे चार्ज जीरो है, कार्बन मोनोऑक्साइड पे चार्ज जीरो है आपका, तो ये यहाँ पर इस मेटल के ऊपर चार्ज कितना आएगा? जीरो। यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड के ऊपर चार्ज कितना? अगेन जीरो। तो यहाँ पे जो नेगेटिव है वो डायरेक्ट किसके ऊपर आएगा? वेनेडियम के ऊपर आएगा, -1, -1। क्या ये बात समझ में आई? -1। क्या ये -1 वाली बात समझ में आई? अगर यस। -1 मेटल के ऊपर है तो मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो मेटल और ज्यादा डोनेट नहीं करेगा। मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज मतलब मेटल और भी ज्यादा डोनेट करेगा। इन दोनों में कौन ज्यादा डोनेट करेगा? इन दोनों में ये ज्यादा डोनेट करेगा। अगर ये ज्यादा डोनेट करेगा तो यहाँ पर जो मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ है वो कैसी होगी? वो छोटी होगी, बॉन्ड ऑर्डर कैसा होगा? ज्यादा होगा। और यहाँ पे जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ है वो तुम्हारा बड़ा होगा और बॉन्ड ऑर्डर कैसा होगा? कम होगा। क्या ये बात समझ में आई? आया यस समझ में? सर। दोनों में कौन डोनेट ज्यादा करेगा? क्या आपको फंडा समझ में आया क्या? ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये कोर्स में ही नहीं है। ठीक है, ये यही हमने काफी अच्छा पढ़ लिया, इसको तो नहीं देखना है ज्यादा। यहाँ पर क्या होता है, जो मेटल है, मेटल को पाई इलेक्ट्रॉन ही डोनेट किए जाते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन कैसे? लेट से आपके पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो CH2 में ये जो ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स है, यही मेटल को डोनेट हो रहे हैं और यही मेटल को ऐसे एक्सेप्ट कर रहा है। पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं और वो पाई ही एक्सेप्ट कर रहा है। तो इसको पाई डोनर पाई एक्सेप्टर बोलते हैं। ज्यादा वरी नहीं करना इस बारे में, आपको ये वाली बात क्लियर होनी चाहिए जो मैंने अभी आपको समझाया। इसको बोलते हैं बच्चे सिनर्जिक बॉन्डिंग। जो आप अभी देख रहे थे साथ साथ कि इसने सिग्मा के थ्रू एक सिंगल बॉन्ड बनाया और फिर ये वापस ऐसे करके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो आप देख रहोगे कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा मजबूत होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि एक से ज्यादा बॉन्ड है, अच्छा बॉन्ड बन रहा है, स्ट्रांग बॉन्ड बन रहा है, तो ये काफी ज्यादा स्टेबल भी होता है। आपको इसका एक अच्छा एग्जाम्पल दूं तो आपको एग्जाम्पल दे सकता हूं कि जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन में आयरन जो है, आयरन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड ना ऐसा कॉम्प्लेक्स बनाता है। और ये जो कॉम्प्लेक्स है कैसे आता है? जो सिगरेट स्मोकिंग करते हैं उनके साथ बॉडी में जल्दी बनता है। कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ मिलके कॉम्प्लेक्स इतना टाइट बनाता है। अब रीजन क्या है?
सिनर्जिक बॉन्डिंग। रीजन इज सिनर्जिक बॉन्डिंग, और इतना तगड़ा इतना बढ़िया कॉम्प्लेक्स बनता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड फिर बाहर नहीं आता, वो ब्लड क्लॉट्स बनाना शुरू कर देता है, और वो ब्लड क्लॉट्स आर डेडली। क्या ये वाली बात समझ में आई? किसी को भी डाउट है, मैं आपको ये पूरा का पूरा पोर्शन समझाने को तैयार हूँ। आप लोग देख लो, आपको डाउट हो आप मुझे बताओ, फिर हम आगे चलते हैं। तो जो मेटल कार्बन का जो बॉन्ड ऑर्डर अगर ज्यादा होता है, अगर मेटल ज्यादा डोनेट कर रहा है तो, लेकिन वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में डोनेट कर रहा है, तो बॉन्ड ऑर्डर कम नहीं होना चाहिए? बच्चे देखना, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इनका है, ठीक है? तो जब आप यस। यहाँ पे ज्यादा डोनेट कर रहे हो, तो मेटल कार्बन तो पास आ रहे हैं ना, और वो तो बॉन्ड एक्स्ट्रा बना रहे। यस सर। मेटल कार्बन पास आ रहे हैं और वो बॉन्ड एक्स्ट्रा बना रहे, तो यहाँ का तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और बॉन्ड लेंथ कम हो रहा है। इधर का तुम्हारे पास रिपल्शन की वजह, जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ना, वो इन दोनों के बीच में रिपल्शन क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कम हो रहा है और बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है। आया समझ में? कि यस दो सर। लोग ऐसा, ऐसा आप ऐसे बहुत सिंपल सा एग्जांपल समझ सकते हो कि मान लो आप बचपन में नर्सरी केजी में, आपको ऐसा लगता है आपका जो बेस्ट फ्रेंड है अगर वो किसी और से ज्यादा दोस्ती करता है तो आपके लिए टाइम कम मिलता है कि नहीं मिलता है उसको, ठीक है? तो बिल्कुल वैसे ही कि तुम्हारा अगर वो किसी और का बेस्ट फ्रेंड बनता जा रहा है तो आपके साथ उसका दूरी बढ़ता जाएगा, है कि नहीं? कुछ इस तरीके से फंडा लगा रहे। आया समझ में? यस सर। हाँ जी भाई, किसी को भी डाउट है इसमें तो हम डिस्कस कर सकते हैं। सर अगर मेटल और कार्बन में ज्यादा बॉन्डिंग हो गई तो ऐसा भी हो सकता है कि ऑक्सीजन के साथ उसका बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा? तो बच्चे अगर ब्रेक होगा तो पाई बॉन्ड तक ब्रेक हो जाएगा जो वीक है ना? ऐसा भी नहीं होगा कि बिल्कुल ही ऑक्सीजन अलग हो जाए, क्योंकि ऑक्सीजन आप ऐसे तोड़ नहीं सकते, वो बॉन्ड वीक होना शुरू हो जाएंगे बस, है ना? क्योंकि आप ये वाला बॉन्ड देखो ना, ये दोनों ही पार्शियल से है। ऐसा नहीं है कि ये वाला बॉन्ड बहुत ही ज्यादा मजबूत है। पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड है, एक वीक बॉन्ड बना रहा है तो एक वीक बॉन्ड यहाँ से वीक हो रहा है और टूट सकता है। मैक्सिमम अगर टूट गया तो ये वाला पाई टूट जाएगा, ये वाला पाई बन जाएगा। आई बात समझ में? यस सर। और बताओ, क्लियर है सबको? किसी को भी डाउट है, क्वेश्चंस करें इस पे? यस सर। चलो जी, जो मैंने आपको बना के दिया यहाँ पर मैं एक बार आपको रीड करा दूं। इसमें से कौन कौन से हैं जो कार्बोनिल कंपाउंड्स या फिर सिनर्जिक बॉन्डिंग करते हैं, ये सारे के सारे एंटी बॉन्डिंग में करें। सीओ एनओ प्लस एनओ एंड सी एन माइनस। When ligand donate electron pair to metal cation or atom but simultaneously accept electron from d orbital to its anti-bonding molecular orbital through back bonding, ये जो वापस से बॉन्ड कर रहे हैं इसको बैक बॉन्डिंग बोलते हैं, इज कॉल्ड सिनर्जिक बॉन्डिंग। ठीक है, आ जाओ जी इधर देखते हैं। ये आपके पास ये वाला, इसमें आपका पाई डोनर पाई एक्सेप्टर वाला है। अगर आपको याद रखना है तो आप याद रख सकते हो, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हो। क्या ये की पॉइंट समझ में आ रहा है? अगर इनके बीच में ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगा, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, और यहाँ पर क्या होगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, बॉन्ड ऑर्डर कम होगा। आपके सामने दो क्वेश्चन, जब आपका हो जाए तो आप मुझे बताना। डन। डन सर। ओके, कौन बता रहा है पहले वाले का आंसर? थर्ड। ओके, राइट। बाकी सारे लोग किसी को डिस्कस करना है फर्स्ट वाला? नहीं भी करना है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ।
इन सब में देखो ये क्वेश्चन पूछ रहा है सीओ बॉन्ड लेंथ, हाईएस्ट सीओ बॉन्ड लेंथ, तो सीओ बॉन्ड लेंथ ज्यादा होनी चाहिए, मतलब मेटल कार्बन का जो डोनेशन है वो हाई होना चाहिए। अब मेटल कौन सा वाला ज्यादा डोनेट करेगा वो देखना पड़ेगा। तो मेटल ज्यादा जो डोनेट करेगा वो निगेटिव चार्ज वाला, कि ये निगेटिव जो है वो डायरेक्ट मेटल के ऊपर है, तो मेटल सबसे ज्यादा डोनेट इसमें करेगा। अगर डोनेट इसमें ज्यादा करेगा तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में दरार आएगी और ये बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, हाँ भाई इशिका के अलावा कोई बताना चाहेगा? नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अनिका आप बताना चाहोगे? हाँ जी बच्चे, ट्राई करोगे? सर आई थिंक सो सेम ही ऑर्डर है, मतलब NiCO4 सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगा, फिर CuCO4 माइनस, और उसके बाद FeCO4-2। ओके। यस सर। हाँ सर, मुझे भी वही लग रहा है बिकॉज बॉन्ड लेंथ पूछी है। ठीक है, इस बार क्या है, मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ की बात हो रही है। ठीक है, तो मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ किस में सबसे ज्यादा होगा या किस में सबसे कम होगा? ऑर्डर ऑफ मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ है ना। तो जो मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ की बात करें तो वो कैसा होगा? यहाँ पर सबसे ज्यादा डोनर कौन सा होगा? आयरन। फिर कौन होगा? कोबाल्ट। फिर क्या होगा? निकल। तो सबसे ज्यादा डोनेशन Fe कर रहा है, आयरन सबसे ज्यादा डोनेट करेगा। आयरन सबसे ज्यादा डोनेट करेगा तो मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा छोटा होगा। तो तुम्हारा आंसर में क्या आएगा? 3 सबसे ज्यादा छोटा होगा, है कि नहीं? फिर तुम्हारे पास उससे बड़ा क्या होगा? सेकंड, और लास्ट क्या होगा? फर्स्ट। तो सबसे बड़ा आपका फर्स्ट होगा, फिर सेकंड होगा, फिर थर्ड होगा। किसी को डाउट है इसमें? रीजन, डोनेशन ज्यादा, बॉन्ड लेंथ कम। क्यों डोनेशन ज्यादा है? क्योंकि नेगेटिव चार्ज ज्यादा है। अगर नेगेटिव चार्ज इसी पे आएगा तो आयरन पे नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल है, आयरन जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेगा। क्या किसी को भी डाउट है इसमें? नहीं सर। नो सर। चलो जी। ओके, ये आपका जेसी सॉल्ट है। एक बार जेसी सॉल्ट का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। जेसी सॉल्ट, तो जेसी सॉल्ट का क्या है? आपके पास ये रहा पीटी। आपने इसका स्ट्रक्चर, इसका वो भी याद रख सकते हो, Cl। आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2, और आपका ये रहा के। देख लो ये स्ट्रक्चर, देख लो, देखा? ये जेसी सॉल्ट का स्ट्रक्चर है, जेसी सॉल्ट। आपको ये कॉम्प्लेक्सेस है एप्लीकेशंस में दिया हुआ, आपको याद होने चाहिए। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैं क्या बोल रहा हूँ, एक चीज देखना आप लोग, यहाँ पे समझना। आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, यहाँ पर कुछ बॉन्ड लेंथ होगा, कुछ बॉन्ड ऑर्डर होगा। जब इसने कॉम्प्लेक्स बनाया प्लैटिनम के साथ, तो कॉम्प्लेक्स बनाते हुए इसने क्या किया होगा? इसने पाई इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया होगा और साथ ही के साथ पाई इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए होंगे। तो जब इसने एक्सेप्ट किया होगा तो कार्बन तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक्सेप्ट करेगा। अगर कार्बन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक्सेप्ट करेगा तो रिपल्शन कहाँ बढ़ेगा? इन दोनों के बीच में। तो ये वाला बॉन्ड लेंथ थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। बस अगर आपको जरूरत पड़े, वैसे तो इसकी जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी हमें, ठीक है। आपको समझना है तो आप ये समझ सकते हो, क्लियर? तो यहाँ पे जो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, वो अगर ऐसे लिखा होता तो इसमें बॉन्ड लेंथ कम होता। बट अगर कॉम्प्लेक्स में आ गया तो ड्यू टू सिनर्जिक बॉन्डिंग, ड्यू टू एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर रिपल्शन बढ़ते हैं और ये बॉन्ड लेंथ बड़ा हो जाता है। CC बॉन्ड लेंथ इज ग्रेटर इन कॉम्प्लेक्स देन बिफोर। आया समझ में? ये इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, दिस इज बियॉन्ड। ठीक है, आ जाओ जी, इंपॉर्टेंट यूजेस की बात करते हैं। तो डिटेक्शन ऑफ Ni2+ हमने अभी देखा, रिमूवल ऑफ हार्डनेस एंड लेड पॉइजनिंग में, लीचिंग गोल्ड एंड सिल्वर मेटलर्जी में हमने पढ़ा था। विल्किंसन कैटलिस्ट, आपने ये चीज थोड़ा सा याद रखना है। मॉन्ड्स प्रोसेस हमने किया हुआ है मेटलर्जी में। सिस प्लाटिन, डे वन जब मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ केमिस्ट्री, उस दिन से बोलता हूँ सिस प्लाटिन एंड टैक्सॉल, एनसीईआरटी में चैप्टर 1 में लिखा हुआ है। ठीक है, एंटी कैंसर सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड हमने ऑर्गेनिक में आपका उसमें किया था, क्वालिटेटिव एनालिसिस में, टेस्ट ऑफ सल्फर। देख लो जी, वॉयलेट कलर आता है सल्फर डिटेक्शन में। किसी को भी डाउट है, ये सारे के सारे एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं। जब हम एनसीईआरटी लास्ट दिन पढ़ेंगे तो उसमें आपको दिखेंगे ये सब बातें। आपको ये वाली चीज यहाँ तक करना है, मैक्सिमम याद रखने वाली बात यहीं तक थी, मैक्सिमम याद रखने वाली बात।
अब बस समझने वाला रह गया चैप्टर बहुत। ठीक है, जो भी याद रखना था मैक्सिमम यहीं पर तक। आप एक बार चेक कर लो, किसी को जरा सा भी डाउट हो यहाँ तक तो मुझे बताए, वरना फिर मैं आगे चलूंगा। ठीक है, अब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर और छोटे मोटे कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। जल्दी से देख लो बच्चों, कोई भी डाउट हो तो पूछो। नो डाउट सर। नो डाउट। ओके ओके। ठीक है, आज आपका होमवर्क है, यहाँ तक आपने रीड करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम शुरू करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर देखना, मैं आपको पहले समझा देता हूँ, फिर मैं आपको फॉर्मूला बता दूंगा कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, एक से। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज, इट इज नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेटेड, और नंबर ऑफ लोन पेयर एक्सेप्टेड बाय मेटल। आप ऐसे समझ लो, एक्सेप्टेड बाय मेटल। ठीक है, कितने मेटल लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है भाई, जितने डोनेट किए जा रहे होंगे उतने ही एक्सेप्ट कर रहा होगा, है ना। लेट्स से आपके पास है NiCO होल 4, NiCO होल 4। ठीक है, अगर NiCO होल 4 है, तो पहले यहां पर मैं एक कॉलम बना रहा हूँ, लाइगेंड कितने हैं, है ना, उनका डेंसिटी कितना है, एंड लास्ट इज तुम्हारा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। लाइगेंड कितने हैं यहाँ पर आपको देख के पता चल रहा होगा, जल्दी बता दो। लाइगेंड कितने हैं NiCO4 में, लाइगेंड कितने हैं, 4। सबको यस दिखा सर। 4। Yes, sir. डेंटिसिटी कितना है सबका, डेंटिसिटी 1 है। डेंटिसिटी 1 कैसे, हमने ये याद भी कर रखा है, प्लस देख के भी पता चल रहा है। कार्बन यहां से डोनेट करता है, इसका एक डोनर साइट है, इसलिए डेंटिसिटी 1 है। 4 लाइगेंड एक एक डोनेट कर रहे हैं, आपका जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4। नेक्स्ट देखना, आपके पास है NiEN होल 3, आपके पास लाइगेंड है 3। ईएन का जो स्ट्रक्चर होता है वो आपने देखा है, इथाइलिन डायमीन, इथाइलिन डायमीन NH2 NH2। ये अपना लोन पेयर यहाँ डोनेट किया, ये अपना लोन पेयर यहाँ डोनेट किया। ये पूरा का पूरा जो लाइगेंड है, ये बाइडेंटेट है। बाइडेंटेट, इसकी 2 डोनेशन साइट्स हैं, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, इसका जो डेंटिसिटी है उसको 2 लिख रहा हूँ। हर लिगेंड 2 डोनेट कर रहा है, टोटल कितना डोनेशन हुआ होगा, 6। क्या ये बात समझ में आई, सिंपल। यस सर। ठीक है, यस। अच्छा इसी में देखना, एक और चीज, आपके पास है PbEdTA, बाहर है 2 लाइगेंड कितने, एक, डेंटिसिटी कितनी, 6, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। ठीक है, आप में से कोई बताएगा, क्या मेरे पास है NiDMg होल्ड 2, बताओ कितने लाइगेंड हो गए, 2। DMg कैसा होता है, मोनोडेंटेट बाइडेंटेट, बाय। बाइडेंटेट। ठीक है, 2 × 2 4। यस। ठीक है, चलो जी, तो ये आपका कोऑर्डिनेशन नंबर का फंडा था। इसमें एक कोऑर्डिनेशन नंबर वाली चीज और समझ लो, देखना यहाँ पर 2 बार लिखा है 4 4 4 4। बहुत सिंपल है, प्लैटिनम के साथ कितना 4 है, मोनोडेंटेट है। यानी यहाँ पे तो मोनो और वो वाली बात नहीं लिखी हुई है, बट आई होप वो वाला जो मैंने आपको भी बना के दिखाया था इसमें समझ में आ रहा होगा, मोनोडेंटेट बाइडेंटेट वाली बात क्लियर है। क्या कोऑर्डिनेशन नंबर समझ में आ गया ना, क्या होता है। यस। चलो जी, नेक्स्ट वाला फंडा आता है जिसको हम बोलते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इसको बोलते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ये बताए क्या है, ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो मेटल के पास हैं आफ्टर एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लाइगेंड। कि लाइगेंड से जब उसने एक्सेप्ट कर लिया तो हमारे मेटल के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, उसको बोलते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, काउंटिंग का कॉन्सेप्ट है। पहले मैं आपको काउंट करके सिखाऊंगा, और फिर मैं आपको फॉर्मूला बनाना सिखा दूंगा।
ठीक है, फिर आप फॉर्मूले के हिसाब से जिसका चाहो उसका निकालो, बट पहले समझ लेते हैं होता क्या है। ठीक है, आपके पास है NiCO होल फोर टू पॉजिटिव, मान लो ये टू पॉजिटिव था। ठीक है, शुरू करने जा रहा हूं। ये जो टू पॉजिटिव है, ये टू पॉजिटिव किसके ऊपर होगा? निकल के ऊपर ही होगा। तो निकल के पास जो चार्ज है दैट इज गोइंग टू बी टू पॉजिटिव, इसके ऊपर तो चार्ज जीरो ही होता है, हाँ या ना? यस सर। यस। हाँ या ना? है ना? तो निकल के ऊपर जो चार्ज है वो टू पॉजिटिव है, जो CO के ऊपर है वो तो जीरो होगा। हम काउंटिंग करना शुरू कर रहे हैं। निकल के पास भैया 28 इलेक्ट्रॉन तो होते ही होते हैं, वो उसका Z है, वो उसका न्यूट्रल स्टेट में 28 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपने टू पॉजिटिव कर दिया, इसमें दो इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, अभी निकल के पास Ni2+ में 26 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या यहां तक समझ में आया सबको? यस। ठीक है, Ni2+ में आपके पास 26 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर Ni2+ में 26 इलेक्ट्रॉन, ये तो सिर्फ आपने अभी देखा है कि 26 इलेक्ट्रॉन हैं। अभी कार्बन मोनोऑक्साइड उसको डोनेट भी तो कर रहा है। जब डोनेट करेगा तो 26 तो उसके पास है, प्लस आपके पास चार कोऑर्डिनेशन नंबर है, मतलब आपको दो दो करके चार बार इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे। क्या मतलब है दो दो करके? भैया 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे ना। एक कार्बन मोनोऑक्साइड कितना देगा? एक लोन पेयर। दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड दो, तीसरा तीन, चौथा चार। 2 × 4, क्या 2 × 4 समझ में आया? बच्चे ये नंबर ऑफ लोन पेयर है, नंबर ऑफ लोन पेयर है। हर एक लोन पेयर में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। क्या ये Yes, समझ sir. में आया? 2 × 4 नंबर ऑफ लोन पेयर आपके पास ये रहे, 2 × 4, 26 + 2 × 4। जैसे ही आपने देखा ये कितना हो जाएगा, 26 + 8, दिस इज गोइंग टू बी 34। NiCO होल फोर टू पॉजिटिव में अगर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है इसका, तो इसका EAN बराबर हो जाएगा 34। अगर आप देखो मैंने क्या किया, तो लेट मी गिव यू अ फॉर्मूला। तो एट इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट। मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट आप माइनस करोगे, प्लस प्लस आपका 2 × कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या 2 × कोऑर्डिनेशन नंबर समझ में आया क्यों है? यस सर। यस सर। देखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर तो इज नंबर ऑफ लोन पेयर्स ना। टू करने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग हो रही, तो आप टू डबल कर दोगे उसका। आ जाओ, इसके क्वेश्चंस कर रहे हैं। आ जाओ जी, कैलकुलेट द EAN। आई एम गिविंग यू 2 to 3 मिनट्स आप लोग को सॉल्व करने के लिए। जिसका भी हो जाए बोलेगा नहीं, ठीक है? 2 मिनट बाद हम डिस्कस करेंगे। आ जाओ शुरू करें। NiEN होल थ्राइस का करके देखें। चलो इसका करो ना आप, इस वाले का, इसका मैं बता के दिखाऊं, है ना? यस सर। चलो आ जाओ सेकंड वाले का देखो। FeOX होल थ्राइस 3 नेगेटिव। यहाँ पर बच्चे काम आएगा जो नॉलेज है आपका लाइगेंड का। तो ऑक्सिलेट इज ये, ऑक्सिलेट पे चार्ज कितना होता है? 2 नेगेटिव। तो एक ऑक्सिलेट पे इसको ऐसे निकालो, पहले तो Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट X है, तीन ऑक्सिलेट है, -2 सब पे बराबर -3। देखा, रिडॉक्स, रिडॉक्स जैसे लगाते थे। तो ये हो गया X - 6 बराबर -3, X इज इक्वल्स टू -3 + 6, X बराबर हो गया +3। क्या कोई डाउट है इसमें? नो सर। No, sir. है ना? X बराबर हो गया +3, तो X बराबर +3 आ गया। अब इसके बाद तो आगे हो ही जाएगा। आपके पास आयरन का क्या होगा? EN अगर निकाला, आयरन इज गोइंग टू बी 26 - 3 एंड प्लस 2 × कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा इसका? 6 होगा, Yes, sir. है ना? 3 नहीं करना आपने, 6 होगा। तो ये हो गया आपके पास 23 × 12, इट इज गोइंग टू बी 35। क्लियर है शिका? यस सर। चलो जी।
सर क्वेश्चन दिखा दो बाकी के। करें डिस्कस। आ जाओ देखो, थर्ड वाले का ये वाला तो क्लियर है ना सबको, NIEN वाला, किसी को डाउट है? इसमें तो नहीं सीधे हो सर। जाएगा ना। हाँ आपके जी पास सर। 28 प्लस 2 into 6, दिस इज गोइंग टू बी 12, दिस इज 40। पहले वाले का 40 है, सेकंड वाले का 35 है। थर्ड वाले का अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो कोबाल्ट है, x +1 - 4 बराबर -1x बराबर हो गया +3। तो कोबाल्ट का 27, 27 -3 +2 into 6, 24 + 12 इज गोइंग टू बी 36। इसका 36 है। कोई भी ऐसा जिसका 40, 35 और 36, पहले तीन में कोई भी डाउट? नम्रता, पहले तीन में कोई भी डाउट बच्चे? हाँ जी, पहले तीन में, पहले तीन में कोई भी डाउट नहीं? नो सर। चलो जी, नेक्स्ट देखना है, फोर्थ वाले का देखते हैं। फोर्थ वाले में अगर आप देखोगे तो प्लैटिनम, प्लैटिनम का हमने दिया हुआ है 78 दिया हुआ है, और अमोनिया पे जीरो चार्ज है। अमोनिया पे जीरो चार्ज है, प्लैटिनम इज 78। आज जो शुरू करें तो जीरो चार्ज है अमोनिया पे, प्लैटिनम पे, +2, 78 - 2 +2 into 4, दिस इज गोइंग टू बी 76 + 8, कितना होगा? 84। यस। ठीक है, 84। आज सिडविक्स EAN रूल की बात करने जा रहे हैं। सिडविक्स EAN रूल। आ जाओ, यहाँ तक क्या EN निकालना तो आ गया ना सबको, कि EN कैसे निकालते हैं? ये वाली बात तो अब सबको क्लियर है ना? आप किसी का यस भी सर। निकाल, अब ये इससे फायदा क्या होता है वो समझते हैं। ठीक है, तो सिडविक्स EN रूल, तो देयर वाज अ साइंटिस्ट, उसने क्या बोला कि ऑल कॉम्प्लेक्सेस want to achieve nearest noble gas configuration, or nearest noble gas configuration, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन उनको चाहिए। अगर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन चाहिए तो क्या हो सकता है वो देखते हैं, समझते हैं। लेट्स से आपके पास कौन सा, ये वाला कॉम्प्लेक्स उठा लेते हैं, ये वाला FeOX होल थ्राइस 3 नेगेटिव। तो आपके पास जो FeOX होल थ्राइस 3 नेगेटिव है, इस पे क्वेश्चंस हैं पैकेज में भी। इसके पास 35 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये एक और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले तो ये हो जाएगा FeOX होल थ्राइस 4 नेगेटिव। एंड अब ना, ये एक बहुत अच्छा कैसा हो जाएगा, ये खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। दिस इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दिखा आपको? खुद रिड्यूस हुआ तो सामने वाले को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। दिस कैन एक्ट लाइक अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्वेश्चन ऐसा होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? आपको EN निकालना पड़ेगा सबका, आपको देखना पड़ेगा कि किसका कम आ रहा है, ताकि वो एक्सेप्ट करे और फिर वो आगे जाए। क्या ये बात समझ में आई? क्वेश्चन समझ में आया इस पे कैसे आते हैं? एक और क्वेश्चन देखना, इस पे है, लेट्स से आपके पास है MnCO होल 5, MnCO होल 5। एक बार EN निकाल के देखना इसका कितना आ रहा है, जल्दी से बताओ। जल्दी से इसका EN बताओ एंड टेल मी, will this be a reducing agent or an oxidizing agent? Quick. This can act like a reducing agent or oxidizing agent. Quick. ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो, इसका जो आ रहा है 35 आ रहा है ना, यस। 35 आ रहा है। आप एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कराओगे तो ये कैसे काम करेगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन आपके पास है MnCO होल 6। जरा बताना इसमें कितना आ रहा है EN? 37। थर्टी 37। सेवन ठीक है, अगर 37 आ रहा है तो आपको दिख रहा है ये क्या कर सकता है, ये MnCO होल 6 पॉजिटिव बना सकता है।
एंड एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। ये कैसे काम कर सकता है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह? कैसे काम कर सकता है ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह? क्या ये बात सही कि नहीं? यस सर। यस देखा सर। आप सबको? इसमें बच्चे एक और चीज हो सकती है, समझना सारे लोग, ये अपने एनसीईआरटी का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस है, और पूरी केमिस्ट्री कंबाइन हो जाती है इस एक छोटी सी बात पे। ठीक है, MnCO होल 6 कैन ऑल्सो डाइमराइज। डाइमराइज का मतलब क्या? अगर आपको ये समझ में आया हो यहाँ पे 37, तो 37 में आपको दिख रहा होगा MnCO5 ये वाला कर तो सकता है, जो एनसीईआरटी में है वो हमारे पास इसका है, MnCO होल 5 का। ठीक है, यहाँ पर MnCO होल 5 में अगर आप देखोगे तो MnCO होल 5 में एक ऑप्शन है कि ये डाइमर भी बना सकता है, MnCO5 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, CO5 में डाइमर बनाने का क्या होगा, 35 है। 35 में आपको एक दिख रहा होगा कि कम से कम एक इलेक्ट्रॉन तो क्या रह गया होगा, अनपेयर्ड रह गया होगा कि नहीं रह गया होगा? 35 है, यस ऑड नंबर है, एक इलेक्ट्रॉन तो अनपेयर्ड रह गया होगा। ये आपके पास बनाता है Mn2CO10। Mn2CO10 आपके पैकेज में भी इस पे क्वेश्चन है। देखिए Mn2CO10 वाला, Mn2CO10 ये समझ में आया डाइमर क्या होगा, दो यूनिट मिलके एक यूनिट बना लिया, डाइमर हो गया Mn2CO10। हम इसका EN कैलकुलेट करने जा रहे हैं और इनका स्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5। देखिए 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2, ये बीच में जो आप देख रहे हो ना, दिस इज नोन एज डेल्टा बॉन्ड। आपको याद होगा 11th क्लास में मैंने बताया था एक डेल्टा बॉन्ड होता है, सिग्मा पाई डेल्टा फाई ऐसे करके बहुत सारे बॉन्ड पढ़ाए थे। ठीक है, ये डेल्टा बॉन्ड होता है, मेटल मेटल के बीच का बॉन्ड है। आ जाओ इसमें EN कैलकुलेट करके देखते हैं, करें EN कैलकुलेट। आपने देखा था कि एक MN के ऊपर कितना होता है, 35। अगर ये शेयर कर लेगा तो कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? यस सर। ठीक है, अगर आपके पास एक ही है तो इस पे 36 हो जाएंगे, और इस वाले MN पे भी क्या हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे। तो एक ये भी तरीका है MN को पूरा करने का, MnCO10 में। डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, क्या ये फंडा समझ में आ रहा है? क्या आप ये डिसाइड कर लोगे कि, क्या ये डिसाइड हो जाएगा कि आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है? क्या ये हो जाएगा आपसे? यस यस सर। सर। ठीक है, आपने पूछना है आप पूछ सकते हो, फिर मैं इसके आगे चलो 5 मिनट में मैं आपको छोड़ दूंगा। पहले यहाँ तक बताओ, क्या यहाँ तक डाउट है? आज आप ये याद रख लेना कि आज की क्लास में जितना भी रटने वाला पोर्शन था वो सारा खत्म है। नेक्स्ट क्लास में सिर्फ हम नॉमेनक्लेचर करेंगे और CFSC चालू करेंगे। पहले मैं आपको CFSC पढ़ाऊंगा और फिर CFSC के बाद मैं आपको VBT पढ़ाऊंगा। ठीक है, CFSC और फिर VBT की बात होगी। पहले यहाँ तक बताओ, कोई भी डाउट है आपको? सर ये डेल्टा बॉम्ब बता दो। डेल्टा बॉन्ड बच्चे, डेल्टा बॉन्ड जो आपके पास इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन कॉमन है दोनों मेटल मेटल का, तो मेटल मेटल का जो बॉन्ड होता है ना उसको हम डेल्टा बॉन्ड बोलते हैं। डेल्टा बॉन्ड तब बनता है जो डी ऑर्बिटल होता है ना, तो डी ऑर्बिटल में 4 लोब होते हैं। ये 4 लोब को ऐसे 4 लोब के ऊपर रखोगे ना, ऐसे चार चार, तो इससे डेल्टा बॉन्ड बनता है। कोर्स में नहीं है ज्यादा, आप बस इतना याद रखना, दो मेटल मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो डेल्टा बॉन्ड है। आया समझ में? सर ये शेयरिंग इनका जो अनपेयर्ड बचा है उसकी हो रही है। उसकी हो रही है, हाँ, अनपेड की तो शेयरिंग होगी ना, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल है, तो वो शेयर करके स्टेबल होना चाहेगा, है ना? यस सर। चलो जी, और बताओ, चलें आगे। ये आपने यहाँ तक रिवाइज करना है। ठीक है, IUPAC नॉमेनक्लेचर में थोड़ा सा शुरू करा दे रहा हूँ। तो हम 4 टाइप के कॉम्प्लेक्स देखने जा रहे हैं। आपके पास है सिंपल कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन, सिंपल कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन K4FeCN6। नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स कैटायन सिंपल एनायन, आपको दिख रहा हो CuNH3 होल 4 SO4, कॉम्प्लेक्स कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन, एंड लास्ट इज न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। ये 4 टाइप के हमारे पास कॉम्प्लेक्सेस है जिनका नॉमेनक्लेचर करेंगे। हमारा जो सबसे अच्छा क्वेश्चन आएगा वो सबसे अच्छा क्वेश्चन इस वाले कॉम्प्लेक्स पे होगा। तो अब मैं जो आज आपको एडवाइस करने जा रहा हूँ वो बहुत ध्यान से सुनो। आपको जो भी मैंने आपको पीछे जितने भी आपको ये लाइगेंड, ये मोनोडेंटेट बाइडेंटेट दिख रहे हैं ना, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके ऊपर चार्ज और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने आपको बोला था लास्ट क्लास में भी याद करने को, मैं आज आपको फिर से समय दे रहा हूँ।
ठीक है, जैसे आपका GLY में 1-1 होता है, DMG में आपका -1 होता है, देखा, आपका इथाइलिन डाइमीन पे 0 होता है, ऑक्सीलेट में -2 होता है। तो ये चार्जेस बहुत इंपॉर्टेंट है। मोमेंट आपको चार्जेस नहीं पता, आप आगे ऑक्सीडेशन स्टेट ही नहीं निकाल पाओगे। ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकलेगा, आपको आगे समझ ही नहीं आएगा करना क्या है। ठीक है, आपका काम है, ये जितने भी मोनोडेंटेट बाइडेंटेट जितने भी लाइगेंड्स आप देख रहे हो, आपने वो सारे के सारे करने हैं। ठीक है, मैं आपको लाइगेंड वाला जो है, मैं आपको वो भेज रहा हूँ। सर आज वाले नोट्स में। क्या चीज बच्चे? सर ये जो भी आपने समझाया है। ओए, ये वाला पोर्शन सर स्ट्रक्चर था ऊपर, वो देखना। चला गया बच्चे। वो रुको एक मिनट, देखूं मैं, एक सेकंड रुको, इसमें होना चाहिए। हम्म, ठीक है, यही कह रहे थे ना आप, यही वाला ना? यस सर। चलो जी, मैं ये वाला भी भेजता हूँ और लाइगेंड वाला भी भेज रहा हूँ। ठीक है, दैट इज इट फॉर टुडे। आपने कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो।